सभी साथियों को मेरा नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज 3 जनवरी के जनसत्ता विश्लेषण में। आइए शुरू करते हैं आज का जनसत्ता विश्लेषण। प्रथम पृष्ठ पे एक अच्छी खबर आती है खेल जगत में योगदान दिए खिलाड़ियों को लेकर कि उन्हें खेल रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। मनु भाकेर, डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह और प्रवीण कुमार साहब को और अन्य खिलाड़ियों को दिया जाएगा। ओलंपिक पदक विजेता निशानेबाज मनु भाकेर, शतरंज चैंपियनशिप डी गुकेश समेत 4 खिलाड़ियों को इस साल देश के सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया है, जबकि अर्जुन पुरस्कार के लिए चुने गए 32 खिलाड़ियों से में रिकॉर्ड 17 पैरा एथलीट हैं। तो खिलाड़ियों का सम्मान करते हुए ये करा जा रहा है। अगली खबर है केंद्रीय भूजल बोर्ड में वार्षिक रिपोर्ट चिंता जताई, फ्लोराइड और आर्सेनिक का स्तर सुरक्षित सीमा से ज़्यादा दिखाई पड़ा है। भारत के 440 जिलों के भूजल में नाइट्रेट उच्च स्तर पर पाया गया है। केंद्रीय भूजल बोर्ड ने एक रिपोर्ट की जानकारी देते हुए बताया कि एकत्र किए गए नमूनों में से 20% में नाइट्रेट की सांद्रता अनुमेय सीमा से अधिक है। नाइट्रेट संदूषण पर्यावरण और स्वास्थ्य के मद्देनजर गंभीर चिंता का विषय है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां नाइट्रोजन आधारित उर्वरकों एवं पशु अपशिष्ट का उपयोग किया जाता है। ये तो कृषि में जो नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइज़र वगैरह ज़्यादा यूज़ होते हैं, जो कि अंततः नीचे धरती में जाके ही एब्जॉर्ब हो जाते हैं, उनकी वजह से भी नाइट्रेट कंसंट्रेशन आपका बढ़ता जा रहा है। वार्षिक भूजल क्योंकि वो नीचे जाके वो आपके मिल जाते हैं जल स्रोत से। और ये पता चला है कि 9.4% नमूनों में फ्लोराइड का स्तर भी सुरक्षित सीमा से अधिक था, जबकि 3.55% नमूनों में आर्सेनिक संदूषण पाया गया है। तो ये तो अब वैसे ही बहुत सेहत के लिए हानिकारक होता है। उत्तर प्रदेश, केरल, झारखंड और बिहार में संदूषण का फीसद कम पाया गया। अरुणाचल, असम, गोवा, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में सभी नमूने सुरक्षित सीमा के भीतर थे। CGWB ने कहा कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात जैसे राज्यों में नाइट्रेट का स्तर 15 से स्थिर बना हुआ है। हालांकि उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र, हरियाणा 17 से 23 तक संदूषण में वृद्धि देखी गई है। कुछ नाइट्रेट स्तर शिशुओं में ब्लू बेबी सिंड्रोम जैसी स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकता है। अच्छा, ये ब्लू बेबी सिंड्रोम एक नाइट्रेट से होने वाली डिजीज़ है, ये आप ध्यान रखिएगा। कभी कभी परीक्षा में UPPCS में विशेषकर पूछ लेता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट से होती है ये। भारत में 15 ऐसे जिले निश्चित किए गए हैं जहां भूजल में नाइट्रेट उच्च स्तर पर पाया गया है। इसमें राजस्थान के बाड़मेर, जोधपुर, महाराष्ट्र में वार्धा, बुलंडा, अमरावती, नांदेड़, भीड़, जलगांव और यवतमाल, तेलंगाना में रंगारेड्डी, आदिलाबाद और सिंदपेट, तमिलनाडु में विलुपुरम, आंध्र प्रदेश में पलनाडु और पंजाब में बठिंडा शामिल है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भूजल में नाइट्रेट का बढ़ता स्तर अत्यधिक सिंचाई का परिणाम हो सकता है, जो संभवतः उर्वरकों में मौजूदा नाइट्रेट की को मिट्टी में गहराई तक पहुंचा सकता है। वही नाइट्रेट हमारा जो है, अगर हम ऊपर अप्लाई करते हैं तो नीचे जाते जाते सिंचाई करने के बाद पानी के माध्यम से जल स्रोत में जाके मिल जाता है। आगे देखते हैं अन्य आर्टिकल की ओर। अगले संपादकीय शुरू करेंगे शिक्षा की सूरत। किसी भी देश में अगर शिक्षा की पहुंच समाज के सबसे कमज़ोर समूह तक नहीं हो पाती तो वहाँ का विकास सवालों के कटघरे में खड़ा होगा। भारत में आज़ादी के बाद से लेकर अब तक सरकार की ओर से शिक्षा के प्रसार के लिए जो भी प्रयास किए गए, उसे वंचित सामाजिक समूहों के बीच साक्षरता की तस्वीर में कुछ सुधार आया है। परिणाम यह है कि अर्थव्यवस्था में चमकते आंकड़ों के बीच देश में शिक्षा के मोर्चे पर अभी भी वो बदलाव देखने को नहीं मिल पा रहे हैं। जो स्थिति है संतोषजनक नहीं कही जा सकती। उच्च शिक्षा के दरवाजे तक पहुंचना तो दूर, आज भी लाखों बच्चे स्कूली शिक्षा के दायरे से बाहर हैं और अलग अलग वजहों से हर वर्ष अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं।
कि शिक्षा मंत्रालय की जिला शिक्षा सूचना प्रणाली की रिपोर्ट में ये तथ्य सामने आए हैं कि वर्ष 22-23 में स्कूलों में 25.13 करोड़ विद्यार्थी नामांकित थे, जबकि 23-14-24 में ये संख्या घटकर 24.80 करोड़ रह गई है। रिपोर्ट के मुताबिक प्राथमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में विद्यार्थियों के नामांकन में 37.45 लाख की गिरावट आई है। सवाल है कि जिस तरह शिक्षा दौर में शिक्षा में व्यापक प्रसार और सब तक इसकी पहुंच के लिए सरकार हर स्तर पर कदम उठाने के दावे कर रही है, नई नीतियों की घोषणाएं हो रही हैं, उनमें स्कूलों में दाखिला लेने वाले बच्चों की संख्या में इतनी बड़ी गिरावट कैसे दर्ज की जा रही है। बात ये भी है कि जब सरकार इतनी बड़ी बड़ी बातें करती है योजनाओं को लेकर और आए दिन कोई ना कोई नई योजना शुरू कर देती है, तो ये एनरोलमेंट रेशियो इतना कम कैसे है? क्यों अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं बच्चों को स्कूलों की तरफ? सवाल है कि वंचना की उन अनेक परतों का सामना कर रहे परिवार अपने बच्चों को स्कूल भेज सकें, उन्हें गुणवत्ता से लैस शिक्षा मिल सके। इसके लिए वंचित तबकों के अनुकूल नीतियाँ जमीन पर कब उतरेंगी? साक्षरता की औपचारिकता गुणवत्ता आधारित शिक्षा सुनिश्चित नहीं करती। आबादी के जिस हिस्से के पास आर्थिक सामर्थ्य है, वह अपने बच्चों को निजी स्कूल में भेजकर उनका भविष्य बेहतर बना सकता है, मगर समाज के उन तबकों के बच्चों को गुणवत्ता आधारित शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए क्या किया जा रहा है? ये तो है जिसके जिसके पास संसाधन है वो तो अपना बढ़िया जीवन जी रहा है, जिसके पास नहीं है वो वो सब सहूलियतें नहीं पा रहा है जो उसको जीवन में एक बेहतर जीवन जीने लायक व्यक्ति बना सकें। अगला लेख जलवायु को लेकर है, मौसम का मिजाज। क्या जलवायु परिवर्तन का प्रभाव अब स्पष्ट होकर सामने आने लगा है? गौरतलब है कि वर्ष 1901 के बाद 24 में भारत सबसे गर्म वर्ष रहा था। मौसम विज्ञान विभाग की ओर से दी गई इस जानकारी को गंभीरता से लेने की जरूरत है। इसने की है बात कर चिंता बढ़ा दी है कि इस वर्ष जनवरी के दौरान देश के अधिकतर हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक रहने का आसार है। मौसम का मिजाज क्यों बदल रहा है और धरती का तापमान क्यों बढ़ रहा है, ये समझने की आवश्यकता है। यह ज़रूरी इसलिए भी है कि पिछले साल धरती का तापमान 0.54 डिग्री अधिक दर्ज किया गया। कुछ महीने पहले भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भुवनेश्वर की एक शोध में पाया गया कि शहरीकरण की वजह से देश के 140 शहरों की रातें उनके आसपास गैर शहरी क्षेत्रों की तुलना में 60% गर्म हैं। ये समस्या केवल भारत की ही नहीं, न केवल एशिया बल्कि पश्चिम देशों से लेकर दक्षिण गोलार्ध में अंटार्कटिका तक पहुंच रही है। मेरे साथियों, जलवायु परिवर्तन तो इस समय समस्या है ही है और समय रहते जलवायु परिवर्तन अपने जो पर्यावरण में विशेषकर परिवर्तन दिखा रहा है, इसका खामियाजा देशों को भुगतना पड़ेगा अगर समय रहते नीतियों पे काम नहीं करा गया, क्योंकि देखा जाए तो नीतियों पे काम नहीं हो रहा है। COP29 की समिट हुई बाकू में, अजरबैजान में। परिणाम क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। जिम्मेदार देशों ने, विकसित देशों ने जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया। इसके पहले कितनी मीटिंगें होती रहती हैं, आंकड़े रिपोर्ट्स आती रहती हैं। COP28 में क्या हुआ था? यूएई में जो हुई थी COP28 में, लॉस्ट एंड डैमेज फंड की बात करी गई थी कि एक फंड ऐसा बनाया जाए जो नुकसान हुआ है जलवायु परिवर्तन से, बढ़ते जल स्तर की वजह से, उसे फंड करा जाए। विकसित देशों को, आइलैंड देशों को, कोस्टल देशों को, जो तटीय तटीय देश हैं आपके, उनको पैसा दिया जाए कि वो अपने आप को विकसित कर सकें। पर क्या हुआ? लॉस एंड डैमेज फंड में कुछ नहीं हो रहा है। देश जिम्मेदारी ले ही नहीं रहे हैं और जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अगला संपादकीय है उच्च शिक्षा में गुणवत्ता का सवाल। ये लेख लिखा है नवनीत शर्मा जी द्वारा। भारत में गुणवत्ता शिक्षा को लेकर लंबे समय से विचार विमर्श होता रहा है। आर्थिक उदारीकरण के बाद गुणवत्ता की परिभाषा आर्थिक कारकों और बढ़ती प्रतिस्पर्धा के प्रभाव से परिवर्तित हुआ है। पारंपरिक रूप से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का उद्देश्य छात्रों को आवश्यक ज्ञान और केवल कौशल प्रदान करना था, उन्हें आजीवन सीखने के लिए तैयार करना रहा है। हालांकि वर्तमान सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों में इस अवधारणा को स्पष्ट करना तथा उससे प्राप्त करना और जटिल होता जा रहा है।
यह एक चुनौती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की शिक्षा की पहुंच, समानता और गुणवत्ता जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया गया है। हालांकि इसमें कुछ विरोधाभास भी दिखते हैं। एक और यह सभी शिक्षार्थियों के लिए सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना समान पहुंच पर जोर देती है। वहीं दूसरी ओर इससे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निजी परोपकारी प्रयासों पर निर्भरता कराती है, जिसे इसी समावेशिता और व्यवहारिकता को लेकर कभी चिंता पैदा होती है। मतलब या तो ये पॉलिसी इतनी जनरल है कि जो विशेष डिमांड हमें है कुछ कोर्सेज में, वो नहीं दे पा रही है। शिक्षा में गुणवत्ता की अवधारणा बहुआयामी है, यानी कि मल्टी फासेटेड है, मल्टी डायमेंशनल है आपकी। कि क्या गुणवत्ता, आपकी क्या गुणवत्ता की डेफिनेशन क्या है एजुकेशन में गुणवत्ता की? इसमें व्याख्यान, शिक्षक, पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या की संरचना, छात्रों की गुणवत्ता, शैक्षणिक संस्थान, परीक्षा प्रक्रिया का प्रबंधन और संस्थागत सुविधाओं की पर्याप्तता सहित कई पहलू समाहित हैं। इन सभी कारकों का समृद्ध प्रभाव शिक्षा की समग्र गुणवत्ता निर्धारित करता है। शिक्षा की गुणवत्ता का मूल्यांकन करना विवादास्पद काम रहा है। इसमें यह विचार करना कठिन होता है कि शिक्षण विधियों और पाठ्यचर्यों में कितनी प्रौद्योगिकी शामिल की जाए। अगर शिक्षकों की पर्याप्त बुनियादी ढांचा, वित्तीय सहायता, पुस्तकालयों और अनुसंधान सुविधाओं जैसे संसाधन प्रदान की जाए तथा उन्हें अत्यधिक प्रशासनिक कार्यों के मुक्त रखा जाए। देखिए वही तो बात है, आपको उन्हें अत्यधिक प्रशासनिक कार्यों से मुक्त रखना पड़ेगा, तो ये शिक्षण पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। अब देखिए हम सब जानते हैं कि शिक्षक जो इस समय हैं, अध्यापक हैं, टीचर्स हमारे, उनके अलावा उनके पास कितने सारे काम होते हैं। पढ़ाने के अलावा दुनिया भर के सारे काम होते हैं। यूरोपीय चिंतक वॉन कैमेट और उनके सहयोगियों के अनुसार शिक्षा की गुणवत्ता को 4 प्रमुख बिंदुओं में समझा सकता है: उद्देश्य, मानदंड, विषय और मूल्य। शिक्षा का लक्ष्य क्या है? किस प्रकार का ज्ञान और कौशल प्रदान करना है? गुणवत्ता को मापने के लिए क्या पैमाना या मानदंड है? और किस विषय क्षेत्र पर गुणवत्ता का मूल्यांकन किया जा रहा है? शिक्षा में किन मूल्यों को महत्व किया जाता है, इत्यादि। देखिए कितना बढ़िया, आपको क्वालिटी फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा। उच्च शिक्षा और जीवन वृत्ति परिणामों का आपस में संबंध एवं गुणवत्ता की चर्चा को और पेचीदा बना देता है। अगर किसी स्नातक को नौकरी नहीं मिलती या उसकी जीवन वृत्ति में तरक्की नहीं होती, तो आवश्यक नहीं है कि सृजन की कमी भी हो सकती है। हालांकि उच्च शिक्षा तक पहुंच का विस्तार महत्वपूर्ण है, लेकिन समानता और सामर्थ्य की दोहरी चिंताओं को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। आज के समय में छात्र और उनके परिवार सिर्फ उच्च शिक्षा के अवसर नहीं, बल्कि कम लागत पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जिसमें सभी के लिए समान अवसर हों, को अपेक्षा करते हैं। इसके अलावा आजकल विपणन और रैंकिंग के जरिए गुणवत्ता के बारे में गलत धारणाओं का बढ़ना रुझान इन चुनौतियों को और बढ़ाता है। तमाम पैरामीटर्स बना दिए हैं ऐसे जिनका कोई लॉजिक नहीं बनता है। परंपरागत रूप से सीटों की संख्या के मुकाबले आवेदकों की संख्या जैसे कुछ मानदंडों का इस्तेमाल उच्च शिक्षा में उत्कृष्टता दिखाने के लिए किया जाता रहा है, मगर ये मानदंड कार्यक्रम की लोकप्रियता को ज़्यादा महत्व देकर विशिष्टता और अभिजात्यवाद को बढ़ावा दे सकते हैं। बहुत बढ़िया बातें कही हैं इस लेख में, कई बिंदुओं पे ध्यान केंद्रित करा है हमारा शिक्षा की भविष्य को लेकर विशेषकर। आगे देखते हैं। इसके अलावा खेल जगत में आज वही खबर है, खेल रत्न को लेकर और हमारे हॉकी खिलाड़ियों को साथ साथ ओलंपिक्स में बढ़िया प्रदर्शन कर रहे सब खिलाड़ियों को दिया जाएगा, सरदार को मिलेगा अर्जुन पुरस्कार। ये लिस्ट जरूरी है आगामी परीक्षाओं में याद करने के लिए। इसी के साथ आज के लिए इतना ही रखते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर आएंगे नई वीडियो के साथ, जुड़े रहिए और अच्छा लगे तो वेबसाइट को भी एक बार ज़रूर विजिट करिएगा। धन्यवाद।